नमस्कार एंड वेलकम टू धारा जीएस। तो धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पुखराज गिरी और इस वीडियो के माध्यम से मीडियम से हम लोग अपने स्टेट छत्तीसगढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे, वो भी प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली जो करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं वो 1 से लेके 31 मार्च के बीच के हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, वीडियो हमेशा मैं शुरू करता हूं एक साहित्यकार से, तो आज भी सबसे पहले क्या करते हैं तो साहित्यकार को ही देख लेते हैं। ठीक है, ग्रेट। तो ध्यान रखना, एक ट्रिक बताता हूं आपको। ट्रिक क्या है? तो एक संत हैं और जवारा के समय ये जो संत है ना, ये मिर्चा पताल इसका चटनी खाते हैं। तो एक संत हैं, जवारा के समय मिर्चा पताल का चटनी खाते हैं। चटनी कैसी होती है? चुरपुर। चुरपुर मतलब तीखा। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? चुरपुर। तो एक संत हैं, जवारा के समय मिर्चा पताल के चटनी खाते, और चटनी कैसे होते? चुरपुर। और जब चटनी खा लेते हैं ना, तो फिर ये कहानी सुनाते हैं। किसकी? चंदा लोरिक और ढोला मारू। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि एक संत हैं, जवारा के समय चटनी खाते हैं मिर्चा पताल। मिर्चा मतलब मिर्च, पताल मतलब टमाटर। चटनी कैसी है? चुरपुर है, तीखा। और चटनी खाने के बाद कहानी सुनाते हैं चंदा लोरिक और ढोला मारू की। ठीक है, बहुत बढ़िया। संत से साहित्यकार का नाम है संतराम साहू। क्या नाम है साहित्यकार का? संतराम साहू। अब इनकी रचनाएं, कॉम्पोजिशंस, तो पहली रचना, पहली कॉम्पोजिशन है जवारा। जवारा से जो रचना है, कॉम्पोजिशन है, उसका क्या नाम है? जवारा। फिर अगली रचना मिर्चा पताल। अगली रचना, अगला कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है? मिर्चा पताल। फिर चुरपुर से रचना है गुरतुर चुरपुर। तो चुरपुर से जो रचना है क्या है? गुरतुर चुरपुर। फिर चंदा लोरिक, तो रचना है चंदा लोरिक काम कंदला। तो चंदा लोरिक से क्या है इनकी रचना, कॉम्पोजिशन? चंदा लोरिक काम कंदला। और ढोला मारू से फाइनल जो इनकी रचना है वो है ढोला मारू। क्या है? ढोला मारू। तो संत से साहित्यकार संतराम साहू, रचना कॉम्पोजिशन तो जवारा से जवारा, मिर्चा पताल से मिर्चा पताल, चुरपुर से है क्या? गुरतुर चुरपुर, गुरतुर चुरपुर। और लोरिक चंदा से है चंदा लोरिक काम कंदला। और फाइनली ढोला मारू। तो ये साहित्यकार और उनकी कॉम्पोजिशंस। ठीक है, अच्छा, इस पूरे करंट अफेयर्स का आपको पीडीएफ चाहिए तो तुरंत धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, परचेज्ड कोर्स वाले सेक्शन में जाना, सीजी करंट अफेयर्स का एक पैकेज दिखेगा, उसको ले लेना। उसके अंदर ये और आने वाले सभी करंट अफेयर्स के जो पीडीएफ है वो आपको दिखेंगे छत्तीसगढ़ के। और अगर आईफोन वाले हो और धारा जीएस का ये एप्लीकेशन चाहिए तो आप तुरंत मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना कि सर iOS वाला जो एप्लीकेशन है उसका लिंक दीजिए करके, मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, आप इजीली उसे डाउनलोड कर पाओगे। और अगर आप धारा जीएस के साथ जुड़कर सीजीपीएससी या सीजी व्यापम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो धारा जीएस के फ्रेश बैचेस, न्यू बैचेस चालू हो रहे हैं 20th अप्रैल से। कब से? 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में बैचेस अवेलेबल हैं।
और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही क्लासेस हैं। क्लियर है ये बात? बैचेस मॉर्निंग में भी है, इवनिंग में भी है। और एक बहुत खास बात आपको बताऊं, प्री प्लस मेंस इसका अगर आप हाइब्रिड या ऑफलाइन कोर्स लेते हो तो ऑफलाइन क्लास की जो वैलिडिटी है ये आपको मिलेगी टिल सिलेक्शन। तो इनसे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप क्या कर सकते हैं, फटाफट से कॉल कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्लियर है? क्या है भाई अपना फर्स्ट टॉपिक? तो फर्स्ट टॉपिक है आदि परब 2026, आदि परब 2026। क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। आदि परब इसका आयोजन कब किया गया? क्लियर है? इस इवेंट का डेट क्या था? तो डेट था 13th and 14th of March 2026। तो 13-14 मार्च 2026 को यह सांस्कृतिक कार्यक्रम था, एक कल्चरल इवेंट था जिसका क्या नाम था? आदि परब। इसका आयोजन किया गया, इसे ऑर्गेनाइज किया गया। पूरा का पूरा जो मेरा करंट अफेयर्स है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए है। आप देखोगे हर एक पॉइंट को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैंने रखा है ताकि किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब ये जो आदि परब है ये कहां पर मनाया गया? ठीक है, तो लोकेशन था जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट TRTI, नवा रायपुर। क्लियर है? तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, कल्चरल इवेंट था आदि परब। कब मनाया गया है? 13th और 14th ऑफ मार्च 2026। कहां मनाया गया है? ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। कहां पर? नवा रायपुर। क्लियर है कि नहीं? बहुत बढ़िया। विषय, सब्जेक्ट क्या था? तो परंपरा से पहचान तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी। तो परंपरा से पहचान तक, फ्रॉम ट्रेडिशन टू आइडेंटिटी, ये सब्जेक्ट था इस कल्चरल प्रोग्राम का, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का। अब दिमाग में अगला क्वेश्चन आएगा, इसको मनाए ही क्यों? तो समझना, जो जनजातीय समुदाय हैं उनकी जो समृद्ध कला है, संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प है, उसका क्या करना? प्रदर्शन करना। समझ में आया? तो शोकेस करना था रिच आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन और ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट को। समझ में आया? तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका जो आर्ट है, क्राफ्ट है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, उन सबको क्या करना है? हमें शोकेस करना है, उसे प्रदर्शित करना है। इसी उद्देश्य के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ आदि परब 2026 को क्या किया गया? आयोजित किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। बहुत बढ़िया। अब इस समय बहुत सारी प्रदर्शनी भी लगी। क्लियर है कि नहीं है? देखते हैं भाई क्या प्रदर्शनी, क्या एग्जीबिशंस थी। सबसे पहले एक प्रदर्शनी थी आदि परिधान, जिसमें जनजातियों की पारंपरिक वेशभूषा को दिखाया जा रहा था। क्या था एग्जीबिशन का नाम? आदि परिधान, जिसमें जो ट्राइबल्स हैं उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स को, पारंपरिक वेशभूषा को दिखाया जा रहा था। फिर एक जो प्रदर्शनी एग्जीबिशन थी उसका नाम था आदि रंग, जिसमें उनकी चित्रकला को क्या किया जा रहा था? प्रदर्शित किया जा रहा था। What was the next exhibition? Exhibition's name was आदि रंग। क्या था? आदि रंग, जिसमें जो ट्राइबल पेंटिंग्स है उनको क्या किया जा रहा था? एग्जिबिट किया जा रहा था, प्रदर्शित किया जा रहा था। इसके अलावा आदि हाट, जिसमें ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स को दिखाया जा रहा था। समझ में आया? आदि हाट जिसमें आदिवासी हस्तशिल्प को। तो आदि हाट, हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, फिर आदि परिधान, कॉस्ट्यूम्स, समझ में आया? वेशभूषा, और आदि रंग। आदि रंग में क्या था? पेंटिंग, चित्रकला। तो ऐसे बहुत सारे क्या किए गए? एग्जीबिशंस वहां पर लगाए गए। क्लियर है? अब कौन कौन इसमें भाग लिए भाई?
तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ की 43 ट्राइबल कम्युनिटीज से ट्राइबल्स, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जो कलाकार थे उन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया। तो छत्तीसगढ़ से 43 ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग, इसके अलावा मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के आर्टिस्ट जो थे, क्लियर है कि नहीं है, उन लोगों ने क्या किया था, आदि परब में पार्टिसिपेट किया। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो आदि परब हो गया। अब एक चीज को जरा समझना, अगर बात करोगे क्वेश्चन की, तो एकदम सिंपल फॉर्म में अगर क्वेश्चन उठाओगे तो क्या है, तो पूछेगा भाई आदि परब कब आयोजित हुआ या कहां आयोजित हुआ, कब हुआ ऑर्गेनाइज, दूसरा कहां पे, वेयर इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। तो ये तो दो मिल गया आपको, ठीक है कि नहीं है, 13-14 मार्च नवा रायपुर। अच्छा, अब आजकल अगर आप देख रहे हो तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन थोड़ा इवॉल्व हो रहा है, क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे कूट रहते हैं, और आपसे पूछता है कि चलिए बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें टॉपिक को फिर आप डिटेल में थोड़ा सा याद रखना, एक लाइन में दे देगा कब हुआ, अगली लाइन में दे देगा क्या हुआ, सॉरी कहां हुआ, थर्ड लाइन में दे देगा विषय क्या था, और फोर्थ लाइन में दे देगा इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था। फिर आपसे पूछेगा कि चलिए बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। तो अब वो समय जा चुका है जब हम करंट अफेयर्स को थोड़ा बेसिक फॉर्म में पढ़ लेते थे कि पूछ लेगा यार वन लाइनर करके। अब ऐसा नहीं कर रहा है, पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में हमने ऐसा देखा है, खासकर स्टेट सर्विस एग्जाम में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने टॉपिक्स को मैं बता रहा हूं आप थॉरली उसको पढ़ो, समझो और मेमोराइज करो, याद कर लो। उसके लिए पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध ही है, आप बढ़िया से क्या करना, पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ग्रेट। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, अगला वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026। तो ये वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026, इसके बारे में क्या करना है, हमें देखना है। वृहद मतलब आप समझ जाओ, जो कि बहुत बड़े स्केल में हो, बड़े लार्ज स्केल में हो, ठीक है। क्या था, कहां हुआ और क्या हुआ, इसे हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेट याद रखेंगे, 8 मार्च 2026, 8 मार्च 2026। क्या था इस दिन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, मार्च 8, 2026 था इंटरनेशनल विमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन्स डे। क्लियर है? इस दिन क्या किया गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर में वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। तो ये जो वृहद महतारी वंदन सम्मेलन 2026 था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया छत्तीसगढ़ के बस्तर में, कब, 8 मार्च 2026। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इस दिन हुआ क्या, तो हमारे जो चीफ मिनिस्टर सर हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने 69.48 लाख जो महिला हैं, विमेन हैं, इनके खाते में, इनके अकाउंट में महतारी वंदन योजना की 25वीं किस्त डाली है। समझ में आया? 25th इंस्टॉलमेंट, लगभग सब कुछ मिलाकर जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है वो कितना है, 684 करोड़, 684 करोड़ रुपए, इतना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है 69.48 लाख जो विमेन हैं उनके अकाउंट्स में। क्लियर है? ये योजना बहुत पुरानी है, आप सभी जानते होंगे। ये जो योजना है, स्कीम है, इसके माध्यम से उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव है महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को क्या करना, बढ़ावा देना। समझ में आया? जो विमेन एम्पावरमेंट है और सेल्फ रिलायंस है, इसको क्या करना, प्रमोट करना, यही इस पूरी योजना या स्कीम का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब देखो
महतारी वंदन योजना के बारे में अगर क्वेश्चन बोलोगे ना तो सीधा सीधा उठ के आपको मेंस में पेपर नंबर 5 के पार्ट 1 में 30 वर्ड्स में पूछ लेगा, तो बता देना। अगर इस पर्टिकुलर सम्मेलन से अगर आप क्वेश्चन की बात करते हो तो ध्यान रखना, सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि कब हुआ 8 मार्च 2026। ऐसा भी पूछ सकता है किस दिन आयोजित किया गया था, व्हेन वाज इट ऑर्गेनाइज, तो बता देना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन्स डे। ऐसा भी पूछ सकता है आयोजन कहां हुआ था, तो आयोजन हुआ था कहां पे, छत्तीसगढ़ के बस्तर में। अमाउंट पर्टिकुलरली मैं बहुत बड़ा फैन रहता नहीं हूं अमाउंट का, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जनरली अमाउंट नहीं पूछा जाता, बट याद रखना चाहो रख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 एमसीक्यू बन सकते हो, मेंस का क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट ISFFA 2026, ठीक है, ये एक अवार्ड है, देखेंगे इसके बारे में। भीम चिंताराम, इसे मिला है 2nd अवार्ड। अब ये भीम चिंताराम जिसको 2nd अवार्ड मिला है, 2nd प्राइज मिला है, क्या है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले ISFFA 2026 इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडिया इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2026। इंडिया इंटरनेशनल एस से स्टार, एफ से फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2026, तो ये अवार्ड का नाम है, बहुत बढ़िया। अब हुआ क्या, छत्तीसगढ़ का जो बलौदाबाजार जिला है, छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक युवा फिल्मकार है जिनका नाम है एस अंशु धुरंधर। अब धुरंधर को आज कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं धुरंधर, क्लियर है कि नहीं है। तो छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर एक युवा फिल्मकार हैं, एक यंग फिल्म मेकर हैं जिनका क्या नाम है, एस अंशु धुरंधर, एस अंशु धुरंधर। अब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, डॉक्यूमेंट्री नाम था छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम, क्लियर है कि नहीं है। इन्होंने क्या बनाई, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, नाम उस डॉक्यूमेंट्री का क्या था, छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम। अब इस डॉक्यूमेंट्री को ISFFA 2026 में डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में मिला है द्वितीय पुरस्कार, समझ में आया। तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये जो कैटेगरी थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म की जो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी में 2nd प्राइज, द्वितीय पुरस्कार मिला है किसे, भीम चिंताराम को, क्लियर है। तो ये इंडिया इंटरनेशनल स्टार फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2026 जिसको ISFFA बोलते हैं, ये हुआ कहां था, कोलकाता। कहां हुआ, कोलकाता। तो क्या समझे, ISFFA 2026 कोलकाता में हुआ। एस अंशु धुरंधर जो कि कहां के हैं, बलौदाबाजार, क्लियर है कि नहीं, बहुत यंग एज के ये फिल्म मेकर हैं और इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है क्या, तो डॉक्यूमेंट्री का नाम है छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम, क्लियर है कि नहीं है। तो एस अंशु धुरंधर, छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम, ये उनकी डॉक्यूमेंट्री। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में इसे 2nd अवार्ड मिला, क्लियर है। अब ये डॉक्यूमेंट्री है तो किनके ऊपर बनी है, समझ में आया। तो छत्तीसगढ़ के एक जननायक दाऊ चिंताराम टिकारिहा, क्लियर है, इनका जो जीवन था और संघर्ष था उसी पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री। इट इज बेस्ड ऑन द लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ ग्रेट लीडर दाऊ चिंताराम टिकरिहा। तो छत्तीसगढ़ के एक फेमस लीडर, नाम है दाऊ चिंताराम टिकरिहा, उनका जीवन और संघर्ष, उनका लाइफ और स्ट्रगल, उसी के ऊपर बेस्ड है ये बुक, क्लियर है कि नहीं है।
सीधा सीधा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन रहेगा बता देना भाई कि ISFFA 2026 अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में सेकंड प्राइज किसे मिला? तो छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम। ऐसा भी पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के भीम चिंताराम किन पर आधारित है? दाऊ चिंताराम टिकरिहा। क्लियर है? ये पूछे किसने बनाया तो बता देना एस अंशु धुरंधर। क्लियर है? तो ऐसे 3-4 टाइप के एमसीक्यू इसमें से बन सकते हैं और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो बन ही सकता है। ये चारों स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया उसे उठा लेगा और बोलेगा चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल विधेयक 2026, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल 2026। आप सभी को ये बात लगभग पता चल गई होगी कि बात है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम इसको हटाने या भंग करने की। The decision was taken to abolish or dissolve छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सीजी व्यापम। तो छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड नाम है जिसका क्या सीजी व्यापम, इसे क्या किया जा रहा है? डिसॉल्व किया जा रहा है, भंग किया जा रहा है। अब भंग करोगे तो परीक्षा कौन लेगा? तो इसी के लिए बनाया जा रहा है या गठन किया जा रहा है किसका? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल। क्लियर है? छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का। अब इस बोर्ड का, इस मंडल का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर क्या करना? पारदर्शी भर्ती कराना। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट। क्लियर है? तृतीय और चतुर्थ जो श्रेणी है, ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पोस्ट होते हैं उनमें पारदर्शी ट्रांसपेरेंट भर्ती कराना, यही इसका ऑब्जेक्टिव होगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का, छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का। क्लियर है? फिर आप ये सब भी सुने होंगे कि कॉमन क्राइटेरिया वाले जितने एग्जाम लगातार व्यापम करा रहा था सबको क्लब करके एक एग्जाम कराया जाएगा एक वैकेंसी के साथ। मतलब ऐसे सभी एग्जाम जिनमें मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो सेम है, तो उन सबको जोड़ के एक साथ क्या कराया जाएगा? एक परीक्षा। हालांकि ये सब तो अभी बातें हैं, होगा क्या ये तो समय ही बताएगा। तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, इसके गठन के लिए सबसे पहले विधेयक का प्रारूप लाया गया। समझ में आया? एक ड्राफ्ट लाया गया इस बिल का, जिसे मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने 10 मार्च 2026 को क्या किया? अप्रूव कर दिया। ऐसे इतने ले आओगे कि एक दिन सुबह उठे एक काम करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को बना देते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया? इसे बनाने के लिए जो बिल था उसका ड्राफ्ट लाया गया और इस ड्राफ्ट को मंत्रिमंडल ने, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। कब? 10 मार्च 2026। क्लियर है? आगे चल के पारित भी हुआ और स्टेट का जो गैजेट है ना उसमें 18 मार्च 2026 को ये राजपत्रित भी हो गया। स्टेट का जो गैजेट है 18 मार्च 2026 को क्या हुआ? ये राजपत्रित भी हो गया, स्टेट के गैजेट में भी आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब ये जो बिल है इसी के हिसाब से क्या किया जाएगा? छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, इसकी स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा इस बिल के हिसाब से। क्लियर है ये बात? ठीक है, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के, मुझे नहीं लगता इसमें क्वेश्चन आएगा, बट ये चर्चा में इतना था ना कि मुझे लगा कि यार एक बार बताना तो चाहिए, स्टूडेंट्स को पता तो चले कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन आना नहीं आना सेपरेट बात है। ठीक है, आगे मुख्यमंत्री सहायक
गौधाम योजना। क्लियर है? मुख्यमंत्री सहायक गौधाम स्कीम। क्या है भाई मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना, गौधाम स्कीम? समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च तो किसने किया है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। तो चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने लॉन्च किया है, शुरुआत की है मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना की। क्लियर है कि नहीं है? कब की है? 14 मार्च 2026। 14 मार्च 2026 को इस स्कीम को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो जो बेसहारा और निराश्रित गौवंश हैं, इनको सुरक्षित आश्रय देना। ठीक है, आप लोग बहुत ज्यादा इसे देखे होंगे, खासकर शहरों में रास्तों में गाय बहुत होती है। क्यों होती है? दो कारण है। पहला कारण, चूंकि शहरों में चराने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो सुबह गाय छोड़ देते हैं, जा अपने हिसाब से दिन भर खा खोई खा जाना। कभी आती कभी भटक जाती है, सामान्य तौर पे आई जाती है जनरली। एक बात। दूसरा, जैसे ही गाय बूढ़ी हो जाती है, दूध देने योग्य नहीं रहती है, तो भी छोड़ देते हैं, जाओ। क्लियर है कि नहीं है? ये प्रैक्टिस तो मैं शहरों की बता रहा हूं, अब तो ये गांव में भी हो रहा है। अब इससे क्या हो रहा है? तो बहुत से ऐसे गौवंशी पशु हैं, बहुत से ऐसे कैटल हैं जो कि क्या हो गए हैं? डेस्टिट्यूट हो गए हैं और एबेंडन हो गए हैं, बेसहारा हो गए हैं और निराश्रित हो गए हैं। क्लियर है? सरकार चाहती है कि इनको क्या करना? एक सेफ शेल्टर देना। क्या चाहती है सरकार? एक सुरक्षित आश्रय देना है, एक सेफ शेल्टर देना है। क्लियर है कि नहीं है? जिसके लिए सुरभि गौधाम क्या किए जाएंगे? विकसित किए जाएंगे। समझ में आया? सुरभि काऊ शेल्टर्स। क्लियर है? तो जो बेसहारा निराश्रित गौवंश हैं, उनको सुरक्षित आश्रय देने के लिए, सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए सुरभि काऊ शेल्टर्स, सुरभि गौधाम क्या किए जाएंगे? विकसित किए जाएंगे। फर्स्ट फेज, प्रथम चरण में 152 और टोटल 1460। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं? 146, हर ब्लॉक में 10, तो 1460। तो 152 गौधाम फर्स्ट फेज में बनेगा और टोटल कितना सुरभि गौधाम बनाएंगे? 1460, जहां पर एक सेफ शेल्टर मिलेगा किनको? डेस्टिट्यूट और एबेंडेंड कैटल को। क्लियर है? शेल्टर भी है, खाने की भी व्यवस्था वहां हो जाएगी। अब जो गोबर वहां से मिलेगा, उससे कुछ ना कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट बनाने का भी क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि काउडंग केक्स। अरे काउडंग केक्स नहीं समझते आप लोग? छेना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं काउडंग केक। खाने वाला केक नहीं है, छेना है। क्लियर है? तो क्या होगा? ये जो केंद्र है, सेंटर है, यहां पर चारा, पानी, इसकी व्यवस्था रहेगी, उनके हेल्थ केयर की भी व्यवस्था रहेगी। समझ में आया? तो फॉडर तो रहेगा, चारा, पानी मतलब वाटर भी रहेगा, हेल्थ केयर की भी व्यवस्था रहेगी इनकी। और जो ये गोबर देंगे, उससे भी कुछ ना कुछ उत्पाद या प्रोडक्ट बनाने का भी क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दिया जाएगा। समझ में आया? ताकि इससे जुड़े जो लोग होंगे वो भी क्या हो सके? बढ़िया सा पैसा कमा सके। क्लियर है ये? तो ये पूरा का पूरा क्या रहा आपका? मुख्यमंत्री गौधाम, सॉरी, सहायक गौधाम योजना। ठीक है, आपको पूछ सकता है कब से स्टार्ट हुई है? 14 मार्च। क्लियर है? कुल कितने बनेंगे? 1460। ऐसा भी पूछ सकता है 30 वर्ड्स में कि सुरभि गौधाम क्या होते हैं, पेपर नंबर 5 के पार्ट 1 में। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, ये सुरभि काऊ शेल्टर्स क्या होते हैं, तो यहां से भी उठा के दिया जा सकता है। क्लियर है? 30 वर्ड्स में पूरे स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। मुख्यमंत्री सहायक गौधाम योजना, चलिए इसको क्या करिए, समझाइए, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए करके।
क्लैरिटी? 3-4 स्टेटमेंट उठा के प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। कब स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल कितने गोधाम बनेंगे, पूछेगा बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक आया, क्या? इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण। तो इंद्रावती बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी, नाम से ही पता चल जा रहा है ये एक ऐसा प्राधिकरण है, एक ऐसा अथॉरिटी है जिसका सोल ऑब्जेक्टिव, एकमात्र उद्देश्य क्या होगा? इंद्रावती नदी के बेसिन का क्या करना? विकास करना। क्लियर है कि नहीं है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आता नदी का बेसिन क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे, अगर ये नदी है, ठीक है, एक मेन रिवर है और इसकी बहुत सारी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं। तो डेफिनेशन बोलता है कि ऐसा क्षेत्र जहां का पानी बहकर डायरेक्टली इस नदी में आ जाए या इसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज के थ्रू इस नदी में आ जाए, तो ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जहां का पानी बहकर इस मेन रिवर में आए या ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के थ्रू इस मेन रिवर में आए, वह क्षेत्र इस मुख्य नदी का क्या कहलाता है? बेसिन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। लेट अस से यहां की बात कर रहा हूं, बारिश हुई तो यहां का पानी कहां आया? इस रिवर में, और इस रिवर से मेन रिवर में, हाँ कि ना? वैसे ही लेट अस से यहां का पानी बारिश होने से डायरेक्टली इस रिवर में आ गया, तो ध्यान रखेंगे ऐसा पूरा का पूरा क्षेत्र, रीजन जहां का पानी बहकर इस मेन रिवर में आ रहा हो, चाहे डायरेक्टली चाहे ट्रिब्यूटरीज के थ्रू, सहायक नदियों के थ्रू, वो कहलाएगा इस मुख्य नदी का बेसिन। तो वैसे ही इंद्रावती नदी का जो बेसिन है उसके विकास के लिए एक प्राधिकरण है और उस प्राधिकरण को मिला है एक नया उपाध्यक्ष, एक नया वाइस चेयरपर्सन। नाम है क्या? श्री शरद अवस्थी। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान रखेंगे, नाम है श्री शरद अवस्थी। ये नए उपाध्यक्ष हैं, वाइस चेयरपर्सन है इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण के, इंद्रावती बेसिन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। क्वेश्चन सीधा सीधा एमसीक्यू आएगा, पूछेगा कि इंद्रावती बेसिन विकास प्राधिकरण, इसके नवीन उपाध्यक्ष वाइस चेयरपर्सन कौन है? क्या लगा क्या आइएगा? शरद अवस्थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पूरे मंथ का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026, KITG, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 25 मार्च से लेके 3 अप्रैल, तो मार्च 25 से लेके अप्रैल 3 2026 तक इसका आयोजन हुआ। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कहां कहां हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा। ध्यान रखना, अगर बात हो संस्करण की तो ये फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स थे। कौन से नंबर का है ये गेम? तो फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, पहला ही फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम पहली बार हुआ और होस्ट कौन था? छत्तीसगढ़। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यार, पहली बार ही हुआ है और होस्ट कौन है? छत्तीसगढ़ है। बहुत बढ़िया बात है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के किन किन सिटीज में इनके इवेंट्स हुए हैं? रायपुर है, जगदलपुर है और सरगुजा। क्या उद्देश्य, क्या ऑब्जेक्टिव रहा इसको कराने के पीछे? तो आदिवासी जो प्रतिभा है उसको राष्ट्रीय स्तर का क्या करना? मंच देना और जमीनी स्तर पर खेल को क्या करना? विकसित करना। क्लियर है? तो क्या ऑब्जेक्टिव था? नेशनल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है ट्राइबल टैलेंट को
और ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को क्या करना है, डेवलप करना है। कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा है हमारे देश में, जो आदिवासी प्रतिभा है, जो ट्राइबल टैलेंट है, वो अभी भी मुख्य धारा से, मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर है, जिसके कारण देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अच्छे खिलाड़ी, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, इनको ढूंढ के हम खेलों तक नहीं ला पा रहे हैं। इसीलिए यहां पर क्या किया जा रहा है, तो सिर्फ ट्राइबल्स के लिए गेम हो रहा है। तो जितने हिडन टैलेंट्स हैं ट्राइबल्स, वो सब आएंगे और क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, जिससे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि हमारे देश में ग्रास रूट लेवल पर क्या होगा, स्पोर्ट्स और डेवलप होगा, और वहां से स्टार्स निकल के अलग अलग इवेंट्स में क्या करेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अच्छा, देश भर से लगभग 3800 ट्राइबल एथलीट्स ये लोग आए थे। लोकल न्यूज़पेपर्स में 3800 प्लस बोलता है, डीपीआरसीजी में 2500 प्लस बोलता है, और पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसमें बोलता है 60,000 प्लस। तो सब अलग अलग बता रहे हैं कितने लोग आए थे करके। हालांकि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि कितने लोग आए थे ये तो नहीं पूछेगा, बट फिर भी अलग अलग सोर्सेस में कहीं 3800 है, कहीं 2500 है, कहीं 60,000 भी है। ये जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है ना, इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के जो शुभंकर हैं, कौन है वो, मोरवीर, जो कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और साहस के प्रतीक। ठीक है, तो मैस्कट मोरवीर है, सिंबल ऑफ छत्तीसगढ़ कल्चर एंड करेज। क्लियर है? मोरवीर, इसमें जो मोर शब्द है मेरा, वीर ब्रेव। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मैस्कट का फोटो है मोरवीर। ठीक है, अच्छा, अब कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स, कितने विधाएं थी, तो ध्यान रखना 9। कितनी? 9। अब ये 9 इसमें से 7 + 2 क्या है, तो ध्यान रखना 7 मेडल इवेंट्स थे। 7 क्या थे? मेडल इवेंट्स, और 2 जो थे वो थे डेमोन्स्ट्रेशन। समझ में आया? तो कुल खेल विधाएं 9, जिसमें 7 मेडल इवेंट्स, मतलब जिसमें आप प्रदर्शन करके, मतलब जिसमें कंपटीशन हो रहा है, और 2 जो है वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, डेमो के लिए। ठीक है, तो 7 कौन कौन से हैं भाई मेडल इवेंट्स? आर्चरी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग। क्लियर है? तो ये 7 क्या थे मेडल इवेंट्स। आर्चरी तीरंदाजी, एथलेटिक्स समझ गए, फुटबॉल तो जानते हो, हॉकी जानते हो, स्विमिंग मतलब तैराकी, वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन, ठीक है, और रेसलिंग। अच्छा, ध्यान रखना 2 जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उनमें एक था मलखंभ। इस मलखंभ में मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल छत्तीसगढ़ को ही मिला है, बट ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए था मलखंभ। क्लियर है? टोटल 2 थे। मलखंभ मैंने बताया है। दूसरे आपके लिए होमवर्क है, दूसरा आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे बताना कि दूसरा वाला डेमोन्स्ट्रेशन कौन सा गेम था। क्लियर है? या कौन सी विधा थी डेमोन्स्ट्रेशन में? पहला बता दिया है मलखंभ, मेल फीमेल 2 कैटेगरी, दोनों गोल्ड मेडल किसको? छत्तीसगढ़ को। अच्छा, फाइनली लास्ट में मेडल टैली में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? 9th। कौन सा मिला है? 9th। ठीक, टोटल मिला के 19 मेडल्स मिले छत्तीसगढ़ को, जिसमें 3 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो स्वर्ण 3, रजत 10, कांस्य 6।
19 पदकों के साथ छत्तीसगढ़ का रैंकिंग मेडल टैली में क्या था? 9th। फर्स्ट प्लेस पे मेडल टैली में कौन था? कर्नाटक। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए तो ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। क्वेश्चन की बात करोगे पहले पूछ सकता है कब से कब तक, फिर शुभंकर कौन था, कहां कहां हुआ है, छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है, कुल कितनी विधाएं थी। ये तो एमसीक्यूज हो गए, और इनमें से 3-4 स्टेटमेंट को एक साथ उठाकर भी क्या कर सकता है, आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट। चित पहले ये डंडा बना देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। यहां पर 2 कहानी है। आधी जगह पर लिखा मिलेगा चितवारी देवी और आधी जगह पर चितावरी देवी। क्लियर है? संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन का ये क्रिएटिव है, और यहां पर चितावरी देवी लिखा है। समझे कि नहीं समझे? तो चितवारी देवी और चितावरी देवी दोनों नाम मिलेगा, बट ध्यान रखेंगे संस्कृति विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ क्या नाम बता रही है? चितावरी। तो अपन भी क्या बोलेंगे? चितावरी देवी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, बलौदा बाजार जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां दामाखेड़ा के पास धोबिन नाम का एक विलेज है, वहां पर है चितावरी देवी का टेम्पल। कौन सी देवी का मंदिर है? चितावरी देवी का मंदिर है। बहुत बढ़िया। 8th 9th सेंचुरी में बना ये एक हिंदू टेम्पल है। ठीक है, अपने प्राचीन तारा आकार की जो ईंट है और वास्तुकला, आर्किटेक्चर, उसके लिए क्या है, ये बहुत फेमस है। स्टार शेप्ड ब्रिक आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है ये हिंदू टेम्पल। नाम है क्या? चितावरी देवी टेम्पल। मूल रूप से ये एक शिव मंदिर था। क्या था ये? एक शिव टेम्पल। बहुत बढ़िया। हुआ क्या, कुछ शताब्दियों के बाद इसे देवी चितावरी को क्या किया गया? समर्पित कर दिया गया, और शक्ति मंदिर के रूप में इसे पुनः निर्मित किया गया। तो ओरिजिनली इट वाज अ शिव टेम्पल, बट बाद में डेडिकेट कर दिए चितावरी देवी को, और ये चितावरी देवी का क्या बन गया? मंदिर बन गया। क्वेश्चन आप सभी को पता है, हर बार क्वेश्चन जरूर आता है एक मंदिर से। फलाना मंदिर कहां है, ये भी पूछ सकता है। चितावरी देवी टेम्पल कहां पर है? क्या लगा के आना? बड़ौदा बाजार, भाटापारा, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नवागढ़, प्राचीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। कहां से? नवागढ़। अब वैसे तो बहुत से नवागढ़ हैं, आपको बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा, आपको जांजगीर चांपा में मिल जाएगा, बट ये जो पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट नवागढ़ की बात हो रही है, ये है कोंडागांव जिले में। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोंडागांव डिस्ट्रिक्ट। क्या मिला है यहां से? तो 5th और 6th सेंचुरी के प्राचीन पुरातात्विक अवशेष यहां पर मिले हैं। तो एंशिएंट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं 5th 6th सेंचुरी के। समझ में आया? आज से 1500 साल पुराना। तो 5th 6th सेंचुरी इस समय के पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं कहां से? नवागढ़। क्लियर है? जगह क्या है? कोंडागांव। अब आपको पूछेगा कि पुरातात्विक स्थल नवागढ़, आर्कियोलॉजिकल साइट नवागढ़ छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से जिले में है? चुपचाप से क्या लगा के आना? आप लगा के आना कोंडागांव। क्या लगा के आना? कोंडागांव। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को कट रहा है करके। ठीक, नेक्स्ट। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह। तो छत्तीसगढ़ का जो मास मैरिज है, ये सेरेमनी
गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो कि छत्तीसगढ़ में चलती है। क्लियर है? क्या नाम है? चीफ मिनिस्टर कन्या विवाह योजना, जिसमें ऐसे फैमिलीज जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, बीपीएल फैमिलीज, क्लियर है, उनकी 2 बेटियां जिनका एज होता है 18+, उनमें प्रत्येक बेटी की शादी के लिए गवर्नमेंट 50,000 का इकोनॉमिक एड देती है। पूरा 50,000 कैश नहीं मिलता, बट इकोनॉमिक एड, आर्थिक सहायता 50,000 रुपए की है। तो क्या बोला मैंने? ऐसी बीपीएल फैमिलीज, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनमें बेटी 18+ होनी चाहिए और 2 बेटी को, मैक्सिमम 2 बेटी को क्या मिलेगा? पर बेटी 50,000 रुपए शादी करने की वित्तीय सहायता, इकोनॉमिक हेल्प। पूरा 50,000 कैश नहीं मिलता, 7,000 का सामान मिलता है, 35,000 का डीडी रहता है और 8,000 रुपए शादी में खर्च करते हैं। समझे कि नहीं समझे? 7,000 का क्या मिलेगा? कुछ सामान रहता है, 35,000 का डीडी मिलता है और 8,000 रुपीज इनके मैरिज फंक्शन में क्या किया जाता है? खर्चा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही सामूहिक विवाह हुआ। डेट बता रहा हूं 10 फरवरी 2026 की। तो सामूहिक विवाह जो मास मैरिज फंक्शन हुआ 10 फरवरी 2026 को हुआ, जिसमें कितने जोड़ों की शादी हुआ है? 6,412। इतने सारे जोड़े वैवाहिक, क्या बोले, बंधन में बंध गए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो इतने सारे जो कपल्स थे फ्रॉम अक्रॉस दी स्टेट, ये सब के सब वैवाहिक बंधन में बंध गए। दे टाइड देयर नॉट्स। ठीक है, चलो डेट याद रख लो, किस योजना के अंदर हुआ था ये याद रख लो, कितने हुए थे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इनमें से 1316 इतने जो जोड़े थे, कपल्स थे, उनका शादी रायपुर में हुआ है 1316, और बाकी लोग का शादी जो हुआ उसमें वर्चुअल रूप से क्या थे? जुड़े थे हमारे मुख्यमंत्री जी बाकी शादी में। तो 1316 तो कहां हुआ? रायपुर में, तो मुख्यमंत्री जी खुद गए हैं, देखिए। और बाकी जितने मैरिज थे वो ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह हो रहे थे, तो उनसे कैसे जुड़े? ऑनलाइन माध्यम से। क्लियर है? तो ये जो ऐतिहासिक आयोजन हुआ, एक दिन में इतना सारा 6,400 से ज्यादा शादी, ठीक है, इसलिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में क्या किया गया? इसे दर्ज किया गया। इट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ सकता है? डेट याद रख लेना कब इतना सारा शादी हुआ है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस योजना के अंदर? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये योजना 30 वर्ड्स में मेंस के पेपर नंबर 5 पार्ट 1 में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मातृवंदना योजना, इसमें छत्तीसगढ़ है नंबर 1। कौन सी योजना है? मातृवंदना योजना, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो है क्या? नंबर 1। ठीक है, समझते हैं भाई सबसे पहले इस योजना को। तो ध्यान रखना, इस योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिला को पहली संतान जो कि लड़की है उसके लिए 5,000, और दूसरी संतान अगर बालिका हो जाए तो उसके लिए 6,000 रुपए की सहायता दी जाती है। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व, ये जो वंदना योजना है, इसमें क्या हो रहा है? कोई गर्भवती या धात्री महिला है, मतलब कोई प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग विमेन है, इसको क्या किया जाएगा? आर्थिक सहायता दी जाएगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। 5,000 रुपए दिया जाएगा पहले बच्चे पे, और 6,000 अगर दूसरा बच्चा क्या है? गर्ल चाइल्ड है तो। ठीक है कि नहीं है? ये योजना थी। अब हुआ क्या? ये जो योजना है इसके क्रियान्वयन में
छत्तीसगढ़ बड़े राज्यों की श्रेणी में देश में पहला स्थान छत्तीसगढ़ ने हासिल किया है। क्लियर है कि नहीं है? तो छत्तीसगढ़ ने सिक्योर किया है फर्स्ट पोजीशन पूरे नेशन वाइड में। क्लियर है? लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में। किस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए बड़े राज्यों की जो कैटेगरी थी उस पूरी कैटेगरी में छत्तीसगढ़ ने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है और छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक पर या फर्स्ट प्लेस पर रहा है। क्लियर है? फरवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर में राज्य ने 93.37% नामांकन, 83.8% स्वीकृति दर के साथ यह उपलब्धि जो है वो क्या की है? प्राप्त की है। तो स्टेट ये फर्स्ट प्लेस को कैसे अचीव किया है? तो माइलस्टोन क्या था? एनरोलमेंट रेट, नामांकन की दर हमारे यहां 93.37 थी। समझ में आया? मतलब हर 100 महिला जो कि क्या है? पात्र है, उसमें से 93.37 महिलाओं ने क्या कराया है? एनरोलमेंट। ठीक है? तो इस योजना के लिए पात्र जितनी महिलाएं थी उनमें से 93.37% महिलाओं ने क्या कराया है? एनरोलमेंट कराया है। तो एनरोलमेंट का दर काफी हाई था हमारे यहां 93.37। अप्रूवल का दर ये रहा हमारे यहां 83.87। अब जितनी महिलाओं ने एनरोलमेंट कराया उसमें से अप्रूव हुए हैं कितने? 83.87। तो पात्र जो महिलाएं थी, ऐसी विमेन जो कि क्या थी? पात्र थी, मतलब सारी क्राइटेरिया क्या कर रही थी? फुलफिल कर रही थी। उनमें से 93% लोगों ने क्या कराया है? एनरोलमेंट, जिसमें से 83% लोगों को क्या हुआ? अप्रूवल मिला। क्लियर है? तो ये अच्छे नंबर्स हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ फर्स्ट प्लेस पर रहा। ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2025-26 वित्तीय वर्ष 2025-26, इसमें अब तक 1,86,586 गर्भवती महिलाओं का क्या हो चुका है? पंजीकरण। ठीक है? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में अभी तक 1,86,586 इतनी प्रेग्नेंट जो विमेन हैं इनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इनका पंजीकरण हो चुका है। क्लियर है? तो इस साल 25-26 में 1,86,586 1,86,586 इतनी जो गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट विमेन है, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक बात है भाई। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस तो देखते हैं 72,24,89,000। क्लियर है? 72,24,89,000 इतना बड़ा अमाउंट अभी तक डायरेक्ट अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है। किनके? एलिजिबल बेनिफिशियरीज के। तो जितनी महिलाएं एनरोल हुई और बन गई क्या? हितग्राही, उनके खातों में अभी तक 72,24,89,000 रुपए अंतरित किए जा चुके हैं, ट्रांसफर किए जा चुके हैं। अच्छा, ग्रीवियंस रिड्रेसल की अगर बात करें, शिकायत निवारण की बात करें, तो राज्य ने 93.95% शिकायतों का क्या कर दिया है? त्वरित समाधान किया है। ठीक है? तो ध्यान रखना 93.95% जो ग्रीवियंसेस हैं उनका तुरंत रिड्रेसल हमारे स्टेट ने किया है। ये आंकड़े बहुत अच्छे हैं, नंबर्स बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमारा जो स्टेट है वो फर्स्ट रैंक पर रहा है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको पूछ सकता है मातृवंदना योजना, इसमें छत्तीसगढ़ को बड़े राज्यों की कैटेगरी में कौन सा रैंक रहा? बता देना फर्स्ट। ठीक है? इस योजना को 30 वर्ड्स में मेंस में पेपर नंबर 5 के लिए रेडी कर लेना। जितने डेटा मैंने बताए हैं उनको ध्यान रखना, आपसे स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा। रैंक 1 था, अगला स्टेटमेंट एनरोलमेंट रेट 93% था, थर्ड अप्रूवल रेट 83% था, फिर बोलेगा ग्रीवियंस रिड्रेसल, शिकायतों का निवारण, उसका रेट 93.95% था। कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, चलिए बताइए। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे। ग्रेट।
चलो नेक्स्ट, बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बस्तर के हेरिटेज को दिखाएगा ये मैराथन। मैराथन मतलब 42 किलोमीटर की दौड़। ठीक है भाई, तिथि और स्थान तो 22 मार्च 2026 ये डेट था, और स्टार्ट हुआ ये कहां से, लाल बाग मैदान जगदलपुर। तो जगदलपुर का जो लाल बाग ग्राउंड था वहीं से ये स्टार्ट हुआ 22 मार्च 2026 को। 22 मार्च 2026 को स्टार्ट हुआ है, कहां से, लाल बाग मैदान जगदलपुर। ठीक है भाई, इसके लिए लगभग 9800 से ज्यादा जो रनर्स हैं उन्होंने क्या किया था, रजिस्टर किया था, पंजीकरण किया था। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 22 मार्च 2026 लाल बाग मैदान जगदलपुर। अब सब के सब लोग 42 किलोमीटर तो नहीं दौड़ पाएंगे, तो इसमें बहुत सारी श्रेणियां थी। क्या थी, बहुत सारी श्रेणियां, कैटेगरीज, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 जिसको हाफ मैराथन बोलते हैं, और 42 किलोमीटर जिसको क्या बोलते हैं, फुल मैराथन। ठीक है कि नहीं है। फुल मैराथन जो 42 किलोमीटर था वो ना चित्रकूट जो वाटरफॉल है उसके पास जाकर फिनिश हुआ। क्लियर है। तो जगदलपुर लाल बाग मैदान से स्टार्ट हुआ और फुल मैराथन 42 किलोमीटर कहां जाके खत्म हुआ है, चित्रकूट वाटरफॉल। बहुत बढ़िया। थीम क्या था, रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर। क्या थीम था, रन फॉर नेचर, रन फॉर कल्चर। अच्छी बात है। अब विनर्स देख लेते हैं। तो एक कैटेगरी क्या था, ओपन। अब उसके बाद बस्तर के लिए स्पेशल कैटेगरी रखी थी, बस्तर संभाग पुरुष, बस्तर संभाग महिला। एक कैटेगरी तो भाई 9800 इतने सारे लोगों ने क्या किया है, रजिस्टर किया है। कॉमन सेंस की बात है, कोई जरूरी नहीं इसमें बस्तर का कोई पर्सन जीते, बाहर के लोग भी जीत सकते हैं। बहुत सारे बाहर के लोग, फॉरेनर्स ने भी क्या किया था, रजिस्टर किया था। तो स्पेसिफिकली क्या किया गया, एक कैटेगरी बस्तर का बना दिया गया, बस्तर संभाग पुरुष, बस्तर संभाग महिला। तो बस्तर संभाग पुरुष, इसमें विजेता रहे कौन, संजय कोराम। और बस्तर संभाग महिला इस कैटेगरी में कौन रही, विनर कुसुम शार्दुल। क्लियर है। ओपन में इथियोपिया के जो रनर्स हैं ना वो लोग जीत गए। ओपन कैटेगरी में कौन जीता है, इथियोपिया के रनर्स। ठीक है। तो बस्तर हेरिटेज मैराथन, इसमें से क्वेश्चन जो आपको पूछेगा कब हुआ, तो 22 मार्च 2026। क्लियर है कि नहीं है। फिर ध्यान रखना, इसमें से जो अगला क्वेश्चन बनता है, बस्तर संभाग पुरुष वर्ग से कौन जीता है और बस्तर संभाग महिला वर्ग से कौन जीता है। बस्तर कैटेगरी मेल, बस्तर डिवीजन कैटेगरी मेल और बस्तर डिवीजन कैटेगरी फीमेल, दोनों में कौन कौन जीता है। मेल में संजय कोराम है और फीमेल में कौन है, कुसुम शार्दुल। ठीक है, ध्यान रखना। ग्रेट। चलिए भाई नेक्स्ट, आर्चरी एकेडमी कहां बनेगा, सरगुजा डिवीजन। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन को पता है ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहां बनेगा। ठीक है, तो सरगुजा डिवीजन का जो पंड्रा पार्ट है, कहां पर, सन्ना। डिस्ट्रिक्ट क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस, जशपुर। तो पंड्रा पार्ट सन्ना, डिस्ट्रिक्ट जशपुर, डिवीजन सरगुजा। यहां पर 10.27 एकड़ जो लैंड है उस पे बनेगा आर्चरी एकेडमी। कौन सा एकेडमी, आर्चरी एकेडमी। यहां पर हॉस्टल रहेगा, मेडिकल सेंटर रहेगा, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ऐसे बहुत सारी आधुनिक कंटेम्पररी सुविधाएं, फैसिलिटीज यहां पर रहने वाली हैं। कहां, याद रख लेना, पंड्रा पार्ट। कहां याद रख लोगे, पंड्रा पार्ट। ठीक है, क्या उद्देश्य है भाई, क्या ऑब्जेक्टिव है, कॉमन सेंस की बात है। ये तो ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहां पर क्या करना, खेल के लिए जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्राइबल रीजन में क्या करना, डेवलप करना, ताकि यहां से लोकल एथलीट्स उठकर आए और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर क्या करने लगे, कंपीट करने लगे। क्लियर है ये बात।
तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो था उसे बता दिया, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। जल संचयन में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर, छत्तीसगढ़ रैंक्स सेकंड इन वाटर हार्वेस्टिंग। तो वाटर हार्वेस्टिंग, जल संचयन, इसमें छत्तीसगढ़ रहा सेकंड नंबर पे। बहुत बढ़िया, ठीक। तो जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0, क्या नाम है अभियान का? जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0। इसके तहत प्रोजेक्ट पूरा करने में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। क्लियर है? जल संचय जन भागीदारी अभियान 2.0 नाम है, छत्तीसगढ़ सेकंड है। क्यों सेकंड है? तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स को क्या करने में? पूरा करने में। तो पूरे इंडिया में फर्स्ट आंध्र प्रदेश है जो कि लगभग 3 लाख प्रोजेक्ट पूरा कर चुका है। सेकंड छत्तीसगढ़ है ऑलमोस्ट 1.96 लाख प्रोजेक्ट्स को पूरा करके। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक, छत्तीसगढ़ को यहां आप देख पा रहे होंगे लगभग 2,52,000 इतने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने थे, जिसमें से 1,96,000 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश ने लगभग 3 लाख से ज्यादा। सेकंड में किसने किए हैं? छत्तीसगढ़ ने 1.96 लाख प्रोजेक्ट्स। क्या प्रोजेक्ट है ये? ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके माध्यम से हम लोग वाटर को क्या कर सकेंगे? हार्वेस्ट करके रख सकेंगे, संचय करके रख सकेंगे। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना का क्या करना था? विकास करना था। क्लियर है कि नहीं है? तो छत्तीसगढ़ ने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना दिए, 1.96। सेकंड आ गया। टॉप 5 में फर्स्ट आंध्र प्रदेश है, सेकंड छत्तीसगढ़ है, थर्ड बिहार है, फिर फोर्थ यूपी है और फिफ्थ क्या है? तमिलनाडु। आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि जल संचयन वाटर हार्वेस्टिंग में छत्तीसगढ़ का क्या रैंक है? बता देना भाई, सेकंड रैंक है। अच्छा, अब इसमें एक कैटेगरी नगर निगमों की भी थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस की भी। इसमें रायपुर और कोरबा, इन दोनों को रैंकिंग मिली है। समझ में आया कि नहीं आया? तो नगर निगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में रैंकिंग मिली है किसको? रायपुर और कोरबा। ठीक है, कौन कौन सा? 8th और 9th। रायपुर 8th, कोरबा 9th। क्या कैटेगरी? सेम कैटेगरी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। कौन कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है? ठीक है कि नहीं? रायपुर ने 827 किए हैं, कोरबा ने 755। ठीक है, रायपुर का क्या है? 827, कोरबा 755। ठीक बात। चलिए वंस अगेन एमसीक्यू आएगा, जल संचयन में पूछेगा भाई रायपुर नगर निगम को कौन सा रैंक मिला? बताना 8th मिला। कोरबा को कौन सा मिला? 9th। बहुत डिटेल पूछने का मन होगा, बता देगा कितना कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, बता देना। रायपुर ने 827 किया है, कोरबा ने 755। ठीक है, नेक्स्ट। स्वच्छ एवं हरित पंचायत में साराडी ग्राम को मिला 3रा स्थान। ठीक है, साराडी नहीं, सरडी, गलती से मैं साराडी बोल दिया था, सरडी। तो जशपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां पर जो बगीचा ब्लॉक है वहीं पर आता है ये सरडी विलेज। क्लीन एंड ग्रीन पंचायत, इस कैटेगरी में इसको कौन सा अवार्ड मिला है? 3rd। ठीक है, तो भारत का जो पंचायत राज मंत्रालय है, इसके द्वारा स्वच्छ एवं हरित पंचायत ये थीम था। इसके अंतर्गत सरडी ग्राम को 2025 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्लियर है? ये जो कैटेगरी थी इसमें सरडी को 3rd प्लेस मिला है। कौन सा प्लेस मिला है? 3rd। ठीक है कि नहीं है? तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड, सतत विकास पुरस्कार, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड, कौन सा ईयर का? 2025। कौन सा थीम है? क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। क्या थीम है? क्लीन एंड ग्रीन पंचायत। किसको मिला है?
सरडी ग्राम पंचायत। तो जशपुर जिले में, जशपुर डिस्ट्रिक्ट में ये सरडी ग्राम पंचायत है। ठीक है, यहां पर और क्या हो रहा है, तो आधुनिक कृषि पद्धति के उपयोग से फसल उत्पादन में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, जिसके कारण क्रॉप प्रोडक्शन इसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्रॉप प्रोडक्शन भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। वंस अगेन क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। क्वेश्चन आपको पूछेगा, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित ज्यादा है तो क्या जोड़ देगा, वर्ग। क्लीन एंड ग्रीन, स्वच्छ एवं हरित पंचायत थीम में किस पंचायत को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, सरडी विलेज या सरडी ग्राम पंचायत। क्लियर है। तो अंडर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड in the theme of clean and green panchayat, which gram panchayat of Chhattisgarh has secured the third prize? क्या आंसर आएगा, सरडी। सर्दी नहीं, सर्दी मेरे है, आप लोग सरडी करना। ठीक है, नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवा पानी झोंकी, ये एक अभिनव मॉडल था। आवा पानी झोंकी एक इनोवेटिव मॉडल। कुल मिला कहानी जो हो रही है वो हो रही है कोरिया डिस्ट्रिक्ट की। कौन से डिस्ट्रिक्ट की, कोरिया डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में कैच द रेन, फिर स्टेट गवर्नमेंट का मोर गांव मोर पानी, ये एक महाअभियान था। इसके अंतर्गत चलाया गया आवा पानी झोंकी अभियान। क्लियर है कि नहीं है। तो आवा पानी झोंकी ये कैंपेन चला है कहां पर, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में, अंडर कैच द रेन इनिशिएटिव और स्टेट गवर्नमेंट का मोर गांव मोर पानी अभियान। तो कैच द रेन इनिशिएटिव है, मोर गांव मोर पानी अभियान है। इसके अंतर्गत कोरिया डिस्ट्रिक्ट में क्या चल रहा है, आवा पानी झोंकी। ये जितना भी है इन सबका सिंगल पॉइंट एजेंडा है, क्या करना, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। रेन वाटर को क्या करना, हार्वेस्ट करना। और ये जितने इनिशिएटिव्स थे, इसके चलते कोरिया में भूजल जो है उसके स्तर में सुधार आ गया। कितना, 5.41 मीटर का। समझ में आया। तो ग्राउंड वाटर का लेवल 5.41 मीटर इंक्रीज हो गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहानी कोरिया क्या है, कोरिया की कहानी ऐसी है कि लगभग ना आप बारिश देखोगे तो 1300 mm, इससे ज्यादा बारिश यहां होती है। 130 सेंटीमीटर से ज्यादा यहां पर क्या होती है, पानी होती है। बट बहुत सारा पानी रनवे हो जाता है, चला जाता है, जिसके कारण ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि बहुत से पर्वत है, पठार है यहां पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चूंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता, इसलिए साल दर साल ग्राउंड वाटर जो है वो क्या होता है, लेवल नीचे जाता रहता है। तो यहां के लोग दिमाग लगाए कि भाई हमको क्या करना है, रेन वाटर को रोक के रखना है, हार्वेस्ट करना है, ताकि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या हो, बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये सब चला, कैच द रेन, मोर गांव मोर पानी, आवा पानी झोंकी, धीरे 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 5.41 मीटर जो है ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। अब इससे इंप्रेस हो गए और इंप्रेस होकर मोदी जी ने मन की बात में, ये जो उनका प्रोग्राम है ना, फ्लैगशिप प्रोग्राम मन की बात, उसमें इस कोरिया मॉडल को क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। समझ में आया। तो कोरिया में रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए बहुत से कैंपेन्स चल रहे हैं। कैच द रेन, मोर गांव मोर पानी के अंतर्गत क्या चल रहा है, आवा पानी झोंकी। क्लियर है कि नहीं है। जिसके कारण क्या हुआ है, 5.41 मीटर वाटर लेवल बढ़ गया है, ग्राउंड वाटर लेवल। तो मोदी जी ने मन की बात में इस बात को बता दिया कि हमको क्या करना है, पानी रोकने के लिए कौन सा मॉडल, कोरिया मॉडल। जैसे विकास का गुजरात मॉडल था, पानी रोकने के लिए कौन सा मॉडल, कोरिया मॉडल। ठीक है, चलो भाई। अब बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो आवा पानी झोंकी है, ठीक है, इस पूरा जो प्रोग्राम है ना, उसका एक बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूं। ये एक 5% मॉडल है। क्या मॉडल है, 5%
मॉडल। क्या है भाई 5% मॉडल? तो किसान अपनी भूमि का 5% जो क्षेत्र है, क्लियर है, कितना परसेंट? 5%, ये रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। समझ में आया? किसके लिए करेंगे? जल संचय के लिए यूज करेंगे। कितना परसेंट? 5% भाग। क्लियर है? तो किसान अपनी भूमि, अपने लैंड का 5% भाग, 5% पोर्शन जो है वो क्या करेंगे? रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए यूज करेंगे। तो उस 5% भाग में ये लोग ऐसा सीढ़ीदार सोखता गड्ढा या सोक पिट बनाएंगे, जिसमें पानी भराएगा और धीरे धीरे सोख के क्या करेगा? ग्राउंड के अंदर जाएगा और ग्राउंड वाटर के लेवल को क्या करेगा? बहाएगा, सॉरी बढ़ाएगा, नॉट बहाएगा, बढ़ाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो किसान 5% भूमि पर क्या करेंगे? ऐसे सोक पिट बनाएंगे। अपना जो बड़ा सा लैंड है उसके 5% भाग में से कोंटा कोंटम क्या करेंगे? सीढ़ीदार संरचना, स्टेप्ड एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि क्या है? एक सोक पिट है, सोखता गड्ढा है, जिसमें क्या होगा? पानी गया, बारिश का पानी भरा और धीरे धीरे ये सोख सोख के क्या करेगा? नीचे जाके वाटर लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्लियर है? अब ये जो संरचना है बनाई, उसमें जो महिलाओं ने योगदान दिया उन्हें कहा गया क्या? नीरनायिका। और युवाओं ने जो योगदान दिया उनको क्या कहा गया? जलदूत। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसे सोखता गड्ढे बनाए गए। फार्मर्स ने अपने 5% लैंड में ऐसे स्टेप वाले क्या बनाए हैं? सोक पिट बनाए हैं। अब बनाओगे तो लेबर, श्रम लगेगा। तो जो महिलाएं इस श्रम कार्य में शामिल थी, इस लेबर वर्क में जो महिलाएं थी, फीमेल्स थी, उनको क्या बोला गया? नीरनायिका। और जो युवा थे उनको क्या कहा गया? जल दूत कहा गया, वाटर एम्बेसडर्स। ठीक है, क्लियर है? फिर मोदी जी क्या बोले कि आवा पानी झोंकी, ऐसा जो इनोवेटिव मॉडल है उसके माध्यम से जो किसान है वो अपने खेत में पानी रिचार्ज करके क्या करें? सोखता गड्ढा बनाए पानी रिचार्ज करने के लिए, और वर्षा जल के पानी को क्या करें? सहेजें। ऐसा काम कोरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो मोदी जी क्या बता रहे हैं? आवा पानी झोंकी ये एक ऐसा इनोवेटिव कैंपेन था जिससे कोरिया डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने अपने फार्म लैंड्स में क्या किया है? सोक पिट्स बनाए हैं और बारिश के पानी को उसमें रोक के रखा है। क्लियर है कि नहीं है? जिससे कि क्या हुआ है? ग्राउंड वाटर लेवल रिचार्ज हुआ है। ये सारा पूरा कहानी है। ठीक है, चलिए प्रीलिम्स में बात करोगे तो आवा पानी झोंकी कौन से डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, किससे रिलेटेड है? क्लियर है कि नहीं है? तो बता देना कोरिया डिस्ट्रिक्ट से किससे रिलेटेड? रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, वर्षा जल संचयन से संबंधित है। 30 वर्ड्स में अलग से आवा पानी झोंकी को आप पेपर नंबर 5 के लिए रेडी कर लो। उसके अलावा पर्यावरण से संबंधित अगर कोई ऐसे आता है, एनी ऐसे रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो उसमें भी क्या कर सकते हो? आवा पानी झोंकी को आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिजिटल डोर सुविधा, डिजिटल डोर फैसिलिटी। ठीक है, ध्यान रखना HDFC जो बैंक है ना, उसने नगर पालिका जशपुर, कौन सी नगर पालिका? म्युनिसिपल काउंसिल जशपुर, उसके लिए एक स्पेशल टाइप का क्या किया है? QR कोड बनाया है। तो HDFC बैंक ने क्या किया? नगर पालिका जशपुर, जशपुर म्युनिसिपल काउंसिल, इसके लिए एक स्पेशल टाइप का QR कोड बनाया। अब इसको स्कैन करके बढ़िया आप क्या कर सकते हो? जल कर, संपत्ति कर, दुकान कर, इसका भुगतान कर सकते हो। वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, शॉप टैक्स, ये सब बना सकते हो। क्लियर है? तो जशपुर डिस्ट्रिक्ट है, HDFC बैंक है, QR कोड बनाई है। क्या होगा इस QR कोड से? स्कैन करो, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, शॉप टैक्स सब आप पढ़ा सकते हो। अब इस QR कोड में मकान मालिक जो है उसका नाम, उसका मकान नंबर, मोबाइल नंबर,
बकाया कर, इसकी पूरी जानकारी क्या है उपलब्ध रहेगी। क्यूआर को स्कैन करोगे पता चल जाएगा किसका घर है, क्या मोबाइल नंबर है, कितना उसका टैक्स आउटस्टैंडिंग है, सारी चीजें पता चल जाएंगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन, डिजिटल डोर सुविधा हाल ही में कौन से डिस्ट्रिक्ट में लागू की गई, बता देना जशपुर। किस बैंक के साथ, एचडीएफसी बैंक के साथ। ठीक है, चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट, धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026, रिलीजियस फ्रीडम बिल 2026। ठीक है, 19 मार्च 2026 को ये पारित हुआ। तो छत्तीसगढ़ की विधानसभा से 19 मार्च 2026 को क्या किया गया, इसे पास कर दिया गया, पारित कर दिया गया। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026, रिलीजियस फ्रीडम बिल 2026। कुल मिलाके उद्देश्य या एम क्या है, हमारे राज्य में फोर्स्ड कन्वर्जन जो हो रहा है, ऐसा धर्मांतरण जिसमें किसी प्रकार का कोई लालच दिया गया हो, उसे क्या करना, रोकना। ठीक है, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उसे प्रोफेस करें, माने। कन्वर्ट करने का अधिकार नहीं देता है, समझ में आया कि नहीं आया? हमको मानने का अधिकार है, बट अगर कोई प्रलोभन देकर आपको कन्वर्ट कर रहा है तो फिर वो गैर कानूनी की कैटेगरी आ जाती है। कौन सी कैटेगरी आ जाती है, गैर कानूनी, इलीगल। क्लियर है कि नहीं? हालांकि इसमें बहुत सारे व्यूज रहते हैं, एक पॉलिटिकल मामला है ये, आप में से भी बहुत सारे लोग मेरे से क्या बोलते हैं, सहमत हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो खैर बात वो नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि हमको तो एग्जाम पैटर्न में चीजों को समझना है कि क्या ये इंपॉर्टेंट हो, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट हो सकता है और उसे हमको क्या करना है, देखना है। ठीक है, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बल, धोखाधड़ी, दबाव या प्रलोभन के माध्यम से हमारे राज्य में जो धर्मांतरण हो रहा है उसको क्या करना है, रोकना है, और जो स्वैच्छिक धर्मांतरण है उसको विनियमित करना है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जिससे कि ऐसे रिलीजियस कन्वर्जन जो कि फ्रॉड तरीके से हो रहे हैं, फोर्सफुली हो रहे हैं, ठीक है, उनको क्या करना, रोकना। और जो वॉलंटरी कन्वर्जन है उसको क्या करना है, अपन को विनियमित करना है, रेगुलेट करना है। ठीक है, इससे पहले छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 था, ये उसकी जगह लेगा। रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 जो था उसके जगह अब ये क्या आएगा, रिलीजियस फ्रीडम, अभी तो बिल है, एक्ट 2026। ठीक है, बिल इसलिए लिखा है क्योंकि विधानसभा में तो पास हो गया है, जैसे ही मुहर लगी किसकी, गवर्नर की, बन गया ये क्या, एक्ट। ठीक है, अब इसमें दंड के प्रावधान भी हैं, पीनल प्रोविजंस हैं। सामूहिक धर्मांतरण के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, क्लियर है कि नहीं है, और न्यूनतम 25 लाख रुपए तक का क्या है, जुर्माना का प्रावधान है। 10 ईयर्स से लाइफ इंप्रिजनमेंट है, और मिनिमम फाइन है कितना, 25 लाख का मास कन्वर्जन के लिए। ठीक है, पीड़ित नाबालिग महिला, मानसिक रूप से अस्वस्थ, SC ST OBC समुदाय से संबंधित हो तो 10 से 20 साल तक का कारावास होगा और कम से कम 10 लाख रुपए का क्या होगा, जुर्माना। तो जिसका कन्वर्जन हो रहा है फोर्सफुली या लालच देकर, वॉटएवर, वो अगर कोई माइनर है, विमेन है, मेंटली इल है या SC ST OBC कैटेगरी का है तो 10 से 20 साल तक की सजा है और कम से कम 10 लाख रुपए का क्या है, फाइन है। ठीक है, अवैध धर्मांतरण के जो पीड़ित हैं उनको 10 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। अनलॉफुल तरीके से जो कन्वर्जन हुआ है, ठीक है, उन लोगों को या जो विक्टिम्स हैं जिनका अनलॉफुल तरीके से कन्वर्जन हुआ है उनको कॉम्पनसेशन के तौर पर क्या किया जाएगा, 10 लाख रुपए भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम के हिसाब से जानकारी के लिए ठीक है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कब पास हुआ है, किसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दंड का प्रावधान पढ़ लेना, हो सकता है आ जाए, but बहुत ज्यादा आने का चांस नहीं है। ठीक है, तो फाइनली ये 1 से लेके 31 मार्च 2026 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। अब इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें अप्रैल के करंट अफेयर्स को लेकर मैं आप सभी के सामने आ जाऊंगा, आप सभी से मिल लूंगा
और इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।